बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि बेटा आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने लेक्चर नंबर 9 की बात करनी है और उसको मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। आज उसके फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो बेटा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है क्रोमेटिक एबिरेशन। हम इसको जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्रोमेटिक एबिरेशन जो है वो क्या होता है। अच्छा, ये सब बच्चे जानते हैं कि जब एक प्रिज्म में से वाइट लाइट जो है वो पास करती है, और आपको पता है वाइट लाइट जिसको सनलाइट भी कहते हैं, जब वो पास करती है तो वो लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। क्योंकि वाइट लाइट के अंदर जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो इस तरह से जो है वो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है हमारे पास सारे कलर्स का। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि लाइट जो है वो जब प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट क्यों होती है। अब आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं कि जो रेड कलर की जो लाइट है वो कम बैंड हो रही है, और इसी तरह जो है वायलेट जो कलर की जो लाइट है, जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है। तो डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे बैंड हो रहे हैं। तो रेड कलर जो है वो उसका बैंडिंग जो है वो कम है, ठीक है। इसी तरह जो है वो वायलेट कलर की बैंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि जो बैंड हुआ है रेड कलर, उसकी बैंडिंग सबसे कम है, और जो सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है वो कौन सा कलर हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा जो कलर बैंड हुआ है वो कौन सा हुआ है, वो ये वायलेट कलर की बैंडिंग सबसे वो, क्योंकि वो उसका एंगल देखें सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो बैंड हुआ है वो वायलेट कलर हुआ है, और सबसे कम जो है वो रेड कलर हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट जो कलर्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो बैंड होते हैं। ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, कौन सा कलर क्यों ज़्यादा बैंड होता है और कौन सा कलर कम क्यों बैंड होगा, इनकी जो बैंडिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, और कलर स्प्लिट क्यों करता है, हमने इसकी भी सबसे पहले इसको सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे, देन हम जो है वो क्रोमेटिक एबिरेशन को समझ पाएंगे ईजीली। यहाँ पे एक रिलेशन हम बात करते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेवलेंथ का रिलेशन होगा, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है वो है n = c/v। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो यहाँ पे हमें पता है जो v है वो बेसिकली क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और उसका फार्मूला होता है v = f लैम्डा। इस तरह से जब हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे v की जगह पे f लैम्डा, तो हमारे पास आ जाएगा c/f लैम्डा। अब जो कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो भी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी भी लाइट की कांस्टेंट रहती है। जब c/f जो है वो दोनों कांस्टेंट हैं तो इस हाथ में जो है वो इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी और जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं वो मिलके जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में। तो इस तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ दी लाइट के। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है वेवलेंथ का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप यहाँ पे देखिएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका फंक्शन हो गया, इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। यानी ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो उस केस में जो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा उस पर्टिकुलर लाइट के लिए। तो जिस तरह वाइट लाइट के अंदर अगर 7 डिफरेंट कलर्स हैं, इसका मतलब हर कलर के लिए जो प्रिज्म है उसका जो मटेरियल, जिस मटेरियल से प्रिज्म बनाया गया है, तो उस प्रिज्म का जो मटेरियल है वो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट एक्ट करेगा। डिफरेंट एक्ट करने का मतलब ये है कि वो जो मटेरियल है वो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए उसका उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफरेंट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर की चूँकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर की है, और इस स्पेक्ट्रम में देखें तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट की है। तो इस तरह जो अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड चूँकि वेवलेंथ सबसे लॉन्गर है, इसलिए प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
वो रेड कलर के लिए सबसे कम होगा, सबसे कम वैल्यू देगा। और जो अगर वायलेट कलर की लाइट है तो उस केस के अंदर चूँकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उस केस में जो मटेरियल या प्रिज्म के जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, उसकी वैल्यू हाई होगी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेवलेंथ होते हैं ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का वो फंक्शन होता है वेवलेंथ का। तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए मटेरियल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट आता है। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम को छोड़कर, अपने मीडियम को छोड़कर जब दूसरे मीडियम एंटर होती है तो उस अमल को बेटा कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। तो हो सकता है कि वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो या नॉर्मल से अवे बैंड हो, वो डिपेंड ये करता है कि लाइट जो है वो रेयर से डेंजर में आ रही है कि डेंजर से रेयर में आ रही है। लेकिन अगर ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट रे जो है वो डेंजर से रेयर में एंटर हो तो बेटा वो अवे दी नॉर्मल लाइन बैंड होती है, लेकिन जब रेयर से डेंजर में आए तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होती है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, जब लाइट रे डेंजर से रेयर में एंटर होती है तो अवे दी नॉर्मल लाइन बैंड होती है, लेकिन जब रेयर से डेंजर में है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल लाइन जो है वो बैंड होती है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा जो एंगल बनते हैं वो नॉर्मल लाइन के साथ ही बनते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास दो मटेरियल हैं, मीडियम है, लेट से एक जो है वो एयर मीडियम है, लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एयर मीडियम है, और नीचे जो है वो लेट से ग्लास मटेरियल है, ग्लास। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो एक नॉर्मल लाइन है, क्योंकि नॉर्मल लाइन जो है वो बाउंड्री के साथ 90 डिग्री एंगल में आ रही है, इसलिए वो नॉर्मल लाइन कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइट रेज की जो डेविएशन है, यानी जो लाइट रेज का जो बेंड होना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते हैं कि अगर लाइट जो है वो ऐसे मीडियम में एंटर हो रही है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें जब लाइट एंटर होगी तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। और अगर कोई एक लाइट जो है वो किसी ऐसे मीडियम में एंटर होती है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, लो वैल्यू है, तो उसकी बेंडिंग जो होती है, उसकी डेविएशन जो होगी वो उसी के अकॉर्डिंगली स्मॉल होगी। अब हमने चूँकि लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि जो एन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो इसको मैं डेविएशन को ये भी लिख सकता हूँ, डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी जो कलर जिसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है उसकी डेविएशन कम होगी, वो कम बैंड होगा, और वो ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ जो है वो शार्टर होगी, स्मॉल वेवलेंथ होगी, तो वो ज़्यादा बैंड होगा। यहाँ पे हम लोग दो कलर सपोज करते हैं, एक रेड कलर होगा जिसकी वेवलेंथ जो है वो आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। और इस तरह जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो रिलेटिवली जो हमारे पास रेड कलर होगा उससे काफ़ी कम होती है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रेड कलर की लाइट जो है वो एंटर करवाई है एयर से ग्लास में, ठीक है। और इस जो रेड कलर की जो लाइट है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल सर वो आई है लेट से, ठीक है। तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लेट से वो आर है, ठीक होगी बात। तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था, जो इसका जो अगर एक्चुअल पाथ अगर ड्रॉ करें, क्योंकि वो स्ट्रेट जा रही थी, तो एक्चुअल जो पाथ है वो ये डॉटेड लाइन जो है उसका एक्चुअल पाथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक्चुअल पाथ से वो हट गई है, यानी वो बेंड हो गई है टुवर्ड्स दी नॉर्मल लाइन, वो बेंड हुई है। रेड कलर की जो लाइट है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल लाइन बेंड हुई है। देखिए इसकी यानी बेंडिंग तो हुई है, लेकिन थोड़ी बेंडिंग हुई है, क्योंकि वो जो उसका एक्चुअल पाथ जो डॉटेड लाइन शो कर रहा है उससे थोड़ा सा जो है वो डेविएट करके नीचे आई है, यानी बेंडिंग हुई है उसकी, लेकिन थोड़ी हुई है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लार्ज है, लॉन्गर वेवलेंथ है। जब लॉन्गर वेवलेंथ है तो डेफिनेटली क्या होगा, डेविएशन कम होगी। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग ब्लू लाइट जो है वो देखेंगे तो सेम देखें, उसी ये ब्लू लाइट है, सेम उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमने ब्लू लाइट जो है वो एंटर करवाई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों लाइट का सेम है, ब्लू का भी और रेड का भी। लेकिन आप गौर से देखें, जो ब्लू कलर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो रेड कलर की निस्बत क्या है, वो कम है, कम है। यानी इसका मतलब है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल लाइन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू कलर की जो लाइट है वो नॉर्मल लाइन की तरफ ज़्यादा बेंड हुई है। तो जब हम लोग बेंडिंग देखेंगे ना, तो हम यही देखेंगे
कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना कम होगा, इसका मतलब है उतनी वो लाइट रे नॉर्मल के करीब होगी, इसका मतलब है उतना वो अपने एक्चुअल पास से ज़्यादा बेंड कर चुकी होगी। तो आप यहाँ पे देखें गौर से, जो ब्लू कलर की जो लाइट है वो ज़्यादा बेंड हुई है, क्योंकि आप उसको गौर से देखें, जो उसका एक्चुअल डॉटेड लाइन है उससे वो फासला उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर। तो रेड कलर की बेंडिंग कम है और ब्लू कलर की बेंडिंग ज़्यादा है। तो बेटा इसी तरह जब लाइट रे, एक ऐसी लाइट रे जिसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ है, यानी कि वाइट लाइट है, बेटा वाइट लाइट जब एंटर होगी किसी एक मीडियम के अंदर तो उसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। तो 7 डिफरेंट कलर्स की डेविएशन डिफरेंट होती है, इसलिए वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो क्या करते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो वाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो जाती है और आपको जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो यही जो फिनोमेना होता है बेटा, यही प्रिज्म में होता है। जब प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास करती है तो प्रिज्म क्या करती है, क्योंकि वो एक मटेरियल है जिसके थ्रू उसने रिफ्लेक्ट करना है, तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट कलर्स की बेंडिंग जो है वो डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो बेंड होती हैं, और जिसकी वजह से वही वाइट लाइट जो है वो डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्रेड होकर डिफरेंट एंगल्स पे मूव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो ये जो है फिनोमेना है, यही क्रोमैटिक जो एबिरेशन होती है उसका बायस बनता है। तो हम लोग जो है वो अब क्रोमैटिक एबिरेशन जो है उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जी एबिरेशन होती क्या है। एबिरेशन जो होती है बेसिकली ये डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर। ठीक है, ये कई तरह का हो सकता है डिफेक्ट, एबिरेशन कई तरह की हो सकती है, और एबिरेशन की वजह से जो इमेज बनेगा उस इमेज में भी कई खराबियाँ होंगी। लाइक वो इमेज जो है वो ब्लर होगा, लाइक वो इमेज जो है वो उस शेप का नहीं होगा जिस शेप का ऑब्जेक्ट था, लाइक वो थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा बना है इमेज, या उसके कई पोर्शन जो है वो ब्लर है और कई पोर्शन जो है उसका जो है वो आपको फोकस नज़र आ रहा है। उसके बाद दफ़ा ये होता है कि जो लेंस होता है, जो इमेज होता है उसमें जो है वो फोकस नहीं होता, वो कलर नज़र आता है, उसके एजेस कलर नज़र आते हैं एंड वगैरह वगैरह। यानी कि जब लेंस के अंदर एबिरेशन या डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट की वजह से जो इमेज है उस पर इफेक्ट पड़ता है, इमेज के जो व्यू है इमेज का उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने यही एबिरेशन सीखना है। उसमें कई तरह के एबिरेशन होते हैं मैंने कहा, लेकिन में से जो आज एक टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्रोमैटिक एबिरेशन की। तो एबिरेशन में मेनली होता ये है, जितनी भी हम एबिरेशंस पढ़ेंगे उसमें मोस्टली जो यही हो रहा होगा कि जो लाइट रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं हो रही हैं। होना तो ये चाहिए कि लेंस के थ्रू जब लाइट पास करेगा तो उसको सिंगल पॉइंट पर फोकस होना चाहिए सारी लाइट रेज को, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मेन जो रीज़न होती है एबिरेशन की वो यही होती है कि सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से हमारा इमेज जो है वह उस तरह से हमें नज़र नहीं आता जिस तरह से उसको नज़र आना चाहिए। इस तरह के, और ये जो इमेज के अंदर इसी जो इमेज का सही ना बनना, ब्लर बनना, कलर नज़र आना, डिस्टॉर्ट नज़र आना, ये लेंस के अंदर एबिरेशन की वजह से होता है। तो इसी को हमने सीखना है। और एबिरेशन याद रखिएगा 2 तरह की होती है, एक होती है क्रोमैटिक एबिरेशन जो कि आज हमने पढ़ना है, दूसरी है मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन, और इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन को। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिक एबिरेशन के ही रिलेटेड है। जी स्टार्ट करते हैं जी क्रोमैटिक एबिरेशन। इससे पहले कि हम क्रोमैटिक एबिरेशंस को उसकी स्टेटमेंट पढ़ें, आप नीचे ज़रा आप देखें, तस्वीर देखें, उसमें एक लेंस नज़र आ रहा है आपको, कन्वेक्स लेंस नज़र आ रहा है, और उस कन्वेक्स लेंस में एक वाइट लाइट एंटर हो रही है। अब आपको पता है जब लेंस जो है वो एक मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और उस मटेरियल का यानी लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो चूँकि वाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स हैं, तो क्या होता है कि जब वही 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं, यानी जो वाइट लाइट है, जब वो लेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है तो लेंस उसको डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड कर देता है, क्योंकि डिफरेंट एंगल पे वो बेंड होती है लाइट और डिफरेंट पाथ बनाते हैं। तो जब वो लाइट रे स्प्रेड होगी डिफरेंट कलर्स में, तो वो डिफरेंट कलर्स की जो रेज हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होंगी। वो एक पॉइंट पे फोकस होनी तो चाहिए, एक पॉइंट पे फोकस, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो रेड कलर डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होगा, ग्रीन किसी डिफरेंट पे होगा, ब्लू, वायलेट, येलो, इस तरह डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होंगे, जिसकी वजह से जो इमेज होगा, इमेज फोकस्ड इमेज नज़र नहीं आएगा, बल्कि इमेज में आपको कलर नज़र आएंगे। जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे इमेज देखें, यहाँ पे एक आपको मिलता है कि इमेज नज़र आ रही है, उसमें आप देखो वो एक तो फोकस नहीं है, ठीक है ना, तो दूसरा वो उसमें आपको कलर नज़र आ रहे हैं।
यानी ब्लर भी है और कलर भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग दूसरी तस्वीर देखें, फिगर बी देखें, तो उसमें आप लोगों को एक पिजन नज़र आ रहा है, कबूतर नज़र आ रहा है। उसमें जो कबूतर की जो राइट साइड वाली फिगर है, ठीक है ना, जो राइट साइड फिगर है वो ऐसा, वो इमेज है, वो भी कबूतर का इमेज है, लेकिन वो देखें वो फोकस्ड है, ठीक है ना, वो ब्लर नहीं है बिल्कुल भी, और ये उसका यानी आइडियल इमेज है उसका। लेकिन अगर इसका लेफ्ट साइड वाला इमेज देखें पिजन का, उसमें देखें आप और से देखें, वो एक तो आपको ब्लर नज़र आ रहा है, फोकस नहीं है। दूसरा उसके जो एजेस हैं वो आपको पता है, उसके एजेस पे आपको ये डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो उसके एजेस कलर नज़र आते हैं। तो जब भी लेंस के अंदर क्रोमेटिक एबिरेशन होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो लेंस डिफरेंट कलर्स को सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं कर पा रहा, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होंगे, जिसकी वजह से इमेज नंबर 1 ब्लर होगा, एंड नंबर 2 उसके अंदर कलर्स नज़र आएंगे, कलर्ड इमेज नज़र आएगा, उसके एजेस कलर्ड होंगे। तो इस तरह के जो डिफेक्ट को हम कहते हैं बेटा क्रोमेटिक एबिरेशन। तो जैसा कि लिखा भी है, क्रोमेटिक एबिरेशन आल्सो कॉल्ड क्रोमेटिक डिस्टॉर्शन भी इसको कहते हैं, एंड इसको स्फेरोक्रोमेटिज्म भी कहते हैं। और ये है क्या, इट इज़ ए फेलियर ऑफ लेंस टू फोकस ऑल कलर्स टू दी सेम पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे डिफरेंट कलर्स को फोकस ना करना, यानी इसको कहते हैं हम क्रोमेटिक एबिरेशन। जिसकी वजह से मैंने क्या बोला, जिसकी वजह से जो इमेज होता है वो नंबर 1 वो ब्लर भी होगा, एंड सेकेंडली उसमें एक डिफेक्ट और भी होगा, वो इमेज कलर नज़र आएगा और उसके एजेस जो हैं वो कलर नज़र आएंगे। क्रोमेटिक एबिरेशन को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट टाइप्स में मेजर होता है। उनमें नंबर 1 एक हम उसको मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबिरेशन, इसकी टाइप्स भी कह लें आप, क्रोमेटिक एबिरेशन लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबिरेशन, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबिरेशन और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबिरेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्रोमेटिक एबिरेशन को मेजर करना ही है हम लोगों ने, तो वो बेसिकली मेजर होता है इन दिस 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबिरेशन में मेजर होता है और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबिरेशन में मेजर होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर दोनों की अलग-अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबिरेशन की, और लॉन्गिट्यूडनल जिसको हम एक्सियल क्रोमेटिक एबिरेशन भी कहते हैं, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल। बेटा इसके ना 2 केसेस हम पढ़ेंगे। ये में सबसे पहला जो केस है उस केस में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर द कन्वेक्स लेंस, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में नहीं पड़ा हुआ, यानी ये लेंस जो है वो लेंस के पास है, यानी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। तो देखें इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट, वाइट लाइट लेट से एमिट हो रही है, तो वाइट लाइट जो है जब ये एमिट होगी, तो जब ये वाइट लाइट जो है वो लेंस के थ्रू पास करेगी, आपको पता उस लेंस में क्या करना है, उसको डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करना है, ठीक है, और डिफरेंट कलर में स्प्लिट करना है। और जो रेड कलर की जो लाइट है, आपको पता है उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। यहाँ पे चीज़ें सीख, यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं वो सीख लें। रेड कलर की आपको पता है वेवलेंथ लॉन्गर होती है, उसकी डेविएशन कम होती है और उसकी बेंडिंग कम होगी, इसलिए रेड कलर जो फोकस होगा, वो जिस पॉइंट पर फोकस होगा वो पॉइंट लेंस से दूर होगा, ठीक है ना। और इसी तरह जो है जो वायलेट है, आपको पता है वायलेट जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए वो बेंडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो लेंस के करीब जो है उसका अपना वो लाइट रेज आपस में क्या करेंगी, फोकस करेंगी। तो जहाँ पे लाइट रेज मिलेंगी आपस में, जहाँ पे लाइट रेज मिलती है तो वहाँ बनता है इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे रेड कलर की लाइट जो है वो फोकस हो रही है तो वहाँ पे रेड कलर का इमेज बनेगा, और जहाँ पे वायलेट कलर की लाइट रेज फोकस हो रही हैं तो वहाँ पे वायलेट कलर का इमेज बनेगा। इसके अलावा आपको पता है ना 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। तो बाकी जितने भी कलर्स होंगे वो वायलेट और रेड, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जितने भी बाकी सारे कलर जो हैं वो फोकस हो रहे होंगे। इस मतलब रेड कलर का जो फोकस होता है वो अवे होता है, ठीक है ना, वो सबसे दूर होता है, और वायलेट कलर का जो फोकस पॉइंट होगा वो सबसे करीब होगा, लेंस के करीब होगा। मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, वो ये कि बेटा जो फोकस होना है लाइट रेज में, जो फोकस होना है लाइट रेज में, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका जो फोकस पॉइंट होगा, यानी उसका जो जहाँ पे लाइट रेज फोकस होंगी हो रही होंगी,
तो उसका जो डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो लेंस से अवे होगा। और इसी तरह जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ चूँकि सबसे कम है, इसलिए वो ज़्यादा बैंड होने की वजह से वो लेंस के करीब ही जो है वो फोकस हो जाती है लाइट रेज, और उसका जो फासला होगा वो लेंस के सबसे ज़्यादा जो है वो नज़दीक होगा। अब बेटा यहाँ पे क्योंकि लाइट रेज, इसका मतलब है यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, क्योंकि 7 डिफरेंट कलर्स हैं तो 7 इमेज बनेंगे। रेड का बनेगा इमेज, वायलेट का बनेगा, ऑरेंज का बनेगा, ब्लू का बनेगा, बाकी सारे इमेज बनेंगे। लेकिन जो वायलेट कलर का इमेज है उसका लेंस से फासला सबसे कम होगा, और रेड कलर के इमेज का जो फासला है वो लेंस से सबसे ज़्यादा फासला होगा। और ऐसा कोई इमेज नहीं है जिसका फासला रेड कलर की इमेज से ज़्यादा हो, और ऐसा कोई इमेज नहीं होगा जिसका जो डिस्टेंस है वो वायलेट कलर के इमेज से कम हो। ठीक है, यानी ये दोनों दो एक्सट्रीम इमेज हैं, वायलेट इमेज और रेड कलर का इमेज है, ये दोनों एक्सट्रीम है। इनके दरमियान बाकी सारे इमेज बनने हैं। तो बेटा इन दोनों इमेज के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना, इन दोनों इमेज के दरमियान रेड कलर का इमेज जो डिस्टेंस, किसी भी इमेज का डिस्टेंस हमेशा लेंस के सेंटर से लिया जाता है। ठीक है ना, तो फर्ज करें जो रेड कलर का इमेज है उसका लेंस के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो उसको मैं मान लेता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ IR। ठीक है, इसी तरह जो वायलेट कलर का जो इमेज है उसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, उसको IV कह देता हूँ। उसके बाद बेटा जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन है, तो वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा जो रेड कलर में मैं इसको बोल देंगे इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वायलेट और रेड ये दोनों जो इमेज हैं ये एक्सट्रीम इमेज है, और इनके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बेटा उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, LCA, उसको बोलेंगे LCA। तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा, अगर इमेज के डिस्टेंस को वायलेट के इमेज के डिस्टेंस से हम लोग माइनस कर दें तो IR माइनस IV करेंगे तो बेटा हमारे पास LCA आ जाएगा, LCA लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्रोमैटिक एबरेशन को नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन की टर्म में जो है वो कैलकुलेट करना हो तो वो हम लोग रेड कलर के इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसमें से माइनस करेंगे जो वायलेट कलर के इमेज का डिस्टेंस होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। इसमें बेटा केस 1 में हमने ये देखा कि बेटा जो ऑब्जेक्ट था तो वो लेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे था, इन्फिनिट डिस्टेंस पे नहीं था। लेकिन अगर हमने इसी को पार्ट B देखना हो, क्रोमैटिक लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन का उसको पार्ट B देखना हो, पार्ट 2 देखना हो, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ये देखें जी, इसका जो पार्ट 2 है उसमें ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, और आपको पता है कि बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो तो उससे जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, तो जब ये लाइट रेज प्रिंसिपल, ये लेट से इससे जो वाइट लाइट आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो लाइट लेंस के थ्रू पास करने के बाद वो हमेशा फोकस पॉइंट से गुजरती है, और फोकस पॉइंट का और लेंस के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ होता है। तो जब वाइट लाइट लेंस के थ्रू पास करेगी तो लेंस का मटेरियल क्या करेगा, उस वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देगा, रेड कलर में और वायलेट कलर में और येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, इंडिगो में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट 7 कलर्स में। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 2 कलर जो है ना वो आपको सिर्फ दिखाए हुए हैं, बाकी सारे कलर जो है ना वो इनके बिटवीन जो है वो डिफरेंट पॉइंट पर फोकस हो रहे होंगे। तो बेटा जहाँ पे रेड लाइट रे जो है वो आपस में मीट कर रही हैं तो वो वहाँ पे रेड कलर का फोकस है, उसको FR लिखेंगे, ये रेड कलर का फोकस पॉइंट है। इसी तरह जहाँ पे वायलेट कलर की लाइट रेज मिल रही हैं उसको लिखेंगे हम लोग FB, वो फोकस पॉइंट है वायलेट कलर का। बाकी जितने भी फोकस पॉइंट हैं, बाकी इसके अलावा 5 होंगे, वो इन बिटवीन दीज 2 फोकस पॉइंट के दरमियान होंगे। रेड कलर सबसे कम बैंड होती है इसलिए उसका जो फोकस पॉइंट है वो सबसे दूर होगा, और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है इसलिए उसका जो फोकस पॉइंट होगा वो लेंस के सबसे करीब होगा। बाकी जो जितने भी फोकस पॉइंट डिफरेंट कलर्स के होंगे वो इन दोनों फोकस पॉइंट के दरमियान आ रहे होंगे। और आपको पता है अब जो हमारे पास रेड कलर का जो फोकस पॉइंट है उस पॉइंट का और लेंस के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ है, FR बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर FR। इसी तरह जो वायलेट कलर का जो फोकस पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा लेंस के सेंटर से, वो होगा फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर
तो बेटा यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन उसकी बात करनी है, तो वो क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो इमेज बन रहे हैं ना वो फोकस पॉइंट बनेंगे। और आपको ये भी इल्म में होनी चाहिए ये बात कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना तो उसका इमेज हमेशा फोकस पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे कितने फोकस पॉइंट है, 7 डिफरेंट फोकस पॉइंट होंगे और 7 डिफरेंट इमेज होंगे। और इस तरह जो रेड कलर का जो इमेज बनेगा वो रेड कलर के फोकस पॉइंट बनेगा, और इसी तरह जो वायलेट कलर का जो इमेज होगा वो वायलेट कलर के फोकस पॉइंट बनेगा। तो इस तरह बाकी जो डिफरेंट फोकस पॉइंट है तो उन्हीं कलर्स के इमेजेस बन रहे होंगे। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर इमेजेस, यानी रेड कलर और वायलेट कलर के इमेजेस के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बेटा उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास डिस्टेंस जो हमने देखना है वो देखना है कि जो बेटा यहाँ पे जो वायलेट कलर का जो फोकस पॉइंट है बेसिकली वहीं पे वायलेट इमेज भी बन रहा है, और जो रेड कलर का जो फोकस पॉइंट है वहीं पे रेड कलर का भी इमेज बन रहा है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा जिसको मैंने ग्रीन लाइट से रिप्रेजेंट किया है तो वो होगा LCA, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। लेकिन इस केस में क्योंकि इमेज का डिस्टेंस नहीं, इस केस में चूंकि वो फोकस पॉइंट पे है तो इसलिए फोकस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो लेंस के सेंटर से फोकल लेंथ होता है। इसलिए इस केस में जो फार्मूला बन जाएगा LCA का वो बन जाएगा FR माइनस FP, यानी फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है ना, कलर। लास्ट स्लाइड जो देखिए बेटा जो केस 1 पढ़ा था उसके अंदर इमेज कहाँ पे था, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फाइनाइट डिस्टेंस पे था, वो इन्फिनिट पे नहीं था। इसलिए वहाँ पे जो लाइट रेज लेंस के थ्रू पास करेंगे तो वो लाइट रेज जहाँ फोकस करेंगी तो वो फोकस पॉइंट फोकस नहीं करेंगी, इसलिए वहाँ पे फोकल लेंथ का डिफरेंस नहीं था। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जब क्रोमेटिक एबरेशन की बात करेंगे केस 2 के अंदर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमें पता है जो इमेज बनने हैं वो फोकस पॉइंट में बनने हैं। इसलिए इस केस में जो LCA होगा वो रेड और वायलेट कलर के जो फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा, ये थोड़ा फ़र्क है। तो वहाँ पे इमेजेस का डिफरेंस लेना है, रेड और वायलेट कलर के इमेजेस का डिफरेंस, यहाँ पे रेड और वायलेट कलर के फोकल लेंथ का डिफरेंस लेना है, क्योंकि इस केस में चूँकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और उसका जो इमेज बनना है वो फोकस पॉइंट बनने हैं, और फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है लेंस के सेंटर से वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास, इसी को हमने प्रूव भी करना है। LCA जो है वो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम प्रूव करते हैं कि उसमें जो जब फोकल लेंथ का डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस क्या आएगा, उसकी हमने फार्मूला डेरिवेशन भी करनी है, LCA को ड्राइव भी करते हैं मैथमेटिकली किसके बदले। बेटा इस स्लाइड के अंदर हमने डेरिवेशन करनी है। अब यहाँ पे वाइट लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे वाइट लाइट आ रही है, तो यहाँ पे रेड कलर का फोकस पॉइंट है, इधर जो है वो वायलेट कलर का फोकस पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है, वो है बेटा LCA। तो LCA है और हमें पता है LCA जो है वो वेवलेंथ का जो है वो डिफरेंस होता है, रेड कलर एंड वायलेट कलर की वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे इन दोनों फोकस पॉइंट के दरमियान एक मीन फोकस पॉइंट भी तो होगा। लेट्स से ये मीन फोकस पॉइंट है, यहाँ पे एक मीन दरमियान में सेंटर में मीन फोकस पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मीन फोकस पॉइंट जो है उसका लेंस के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, वो F होगा। F क्या है, इसको बोलेंगे मीन फोकल लेंथ, क्योंकि ये मीन फोकस पॉइंट है कैपिटल F, यहाँ पे सेंटर में होगा, और उस फोकस पॉइंट का जो कि दोनों रेड कलर और वायलेट कलर के जो फोकस पॉइंट के मिड में कहीं एक एवरेज यानी मीन फोकस पॉइंट भी होगा, और उस फोकस पॉइंट का लेंस के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे मीन फोकल लेंथ। और आपको पता है फोकल लेंथ जो है वो हम फाइंड किसी भी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं लेंस मेकर फार्मूले से। तो अगर हम लोग यूज़ करें यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला फॉर मीन कलर ऑफ लाइट, क्योंकि 7 कलर्स हैं उनमें से एक मीन कलर भी होगा, और नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो मीन कलर्स है वो येलो कलर आमतौर पर नॉर्मली लिया जाता है, क्योंकि जो येलो कलर होगा वो तकरीबन वायलेट और रेड कलर के बिल्कुल मिड में जो है वो फोकस पॉइंट उसका बनता है, इसलिए जो मीन फोकस पॉइंट होता है वो नॉर्मली मैं कह रहा हूँ वो येलो कलर का होता है। तो अगर हम लोग मीन जो कलर ऑफ लाइट है अगर उस केस में इसकी फोकल लेंथ देखें, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ होगी, क्योंकि डिफरेंट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा और डिफरेंट पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहे होते हैं।
अच्छा, अगर मीन कलर ऑफ लाइट की अगर हम लोग यूज़ करें और उसका फोकल लेंथ फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 जो है वो फर्स्ट जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और r2 जो है वो जो सेकंड सरफेस होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसमें n जो है वो क्या है, देखिए f यहाँ पे जो है बेटा वो है मीन फोकल लेंथ, और n जो है वो मीन यानी लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव यानी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n है। यहाँ पे n जो है वो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाकी सेम फार्मूला। अच्छा बेटा, इसी को हम लोगों ने क्या करना है, इसी को थोड़ा अरेंज करें। अरेंज क्या करना है, 1/r1 माइनस 1/r2 को जो है वो आप एक साइड पर रखें, बाकी n माइनस वन जो है वो दूसरी तरफ आप डिवाइड कर दें। यानी n माइनस वन को अगर आप लोग लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो वो f के साथ जाके डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जब n माइनस वन जो है तो जब वो राइट साइड पे चला लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो f के साथ वो जाके डिवाइड होगा, तो बन जाएगा 1/f इंटू n माइनस वन। तो अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। बेटा इसी तरह अगर हम लोग जो वायलेट कलर है, बेटा वायलेट कलर के लिए अगर फोकल लेंथ फाइंड करें तो वो होगी 1/fv इज इक्वल टू इंटू nv। nv क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। तो आपको पता है ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो चूँकि वायलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो बाकी दूसरे कलर से डिफरेंट होती है, तो इसलिए वायलेट कलर के केस में जो लेंस का जो मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो वो होगा nv माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये वायलेट कलर के लिए जो है उसका फोकल लेंथ आ गई। उस केस में अब आप इस तरह करें कि इसी को अगर आप जहाँ पर लिखा है ना 1/r1 माइनस 1/r2, बेटा इसकी जो वैल्यू आप इक्वेशन 1 में 1/r1 माइनस 1/r2 की जो वैल्यू है ना 1/f इंटू n माइनस वन, तो बेटा आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें 1/r1 माइनस 1/r2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/f इंटू n माइनस वन। फिर आप इस तरह करें क्योंकि nv माइनस वन और नीचे f इंटू n माइनस वन है, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 1/fv इज इक्वल टू nv माइनस वन ओवर f इंटू n माइनस वन। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये किस केस में है, ये वायलेट कलर केस में। तो सिमिलरली अगर रेड कलर के लिए ये रेड कलर के लिए भी ये तमाम प्रोसीजर किया जाए तो रेड कलर के लिए जो हमारे पास 1/r इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए हम रेड कलर की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 1/r fr इंटू इज इक्वल टू nr माइनस वन ओवर f इंटू n माइनस वन। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रेड कलर के लिए है, और इक्वेशन नंबर जो 2 है वो वायलेट कलर के लिए है। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड से सब्ट्रैक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 1/fv माइनस 1/r fr इज इक्वल टू बाकी उस तरह से माइनस कर दें। फिर उसके बाद आप एलसीएम ले लें दोनों तरफ। जो आपका राइट हैंड साइड है उनमें चूँकि डिनोमीटर जो है वो दोनों का सेम है, तो इसलिए उनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा f इंटू n माइनस वन, ऊपर उसी तरह से वैल्यू जो है वो ऐड कर दें। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें चूँकि एफ वी और एफ आर है तो उनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एफ वी इंटू एफ आर, ऊपर जाके उसी तरह से इसको सॉल्व कर ले मैथमेटिकली। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा एन वी माइनस एन आर। तो ये आ गया एन वी माइनस एन आर ओवर क्या रह जाएगा एफ इंटू एन। लेकिन यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे था ना एफ वी एफ आर था, तो बेटा इसको चूँकि हम लोग राइट साइड पे ले आए हैं इसलिए यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो आपके पास इस साइड पे जो राइट साइड है वहाँ पे आ जाएगा एफ वी इंटू एफ आर। ठीक है, ये आपके पास एफ आर माइनस एफ वी आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक अजम्पशन यूज़ करेंगे। अब अजम्पशन ये है क्योंकि ये जो कलर्स डिफरेंट कलर्स होते हैं और ये जो इनके जो फोकस पॉइंट्स होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लेकिन होते डिफरेंट पॉइंट्स पे, लेकिन बहुत करीब होते हैं, इसलिए उनमें उतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता उनकी फोकल लेंथ में। तो वेरी स्मॉल सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जिसको हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसमें एजम्पशन यूज़ करें कि जो रेड कलर की फोकल लेंथ है और जो वायलेट कलर की जो फोकल लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और वो मीन जो सेंटर वाला जो फोकस पॉइंट है, जो मीन फोकस पॉइंट है, उसकी जो फोकल लेंथ होगी तकरीबन ये तीनों फोकल लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है। तो बेटा अगर एफ आर, एफ वी और एफ आर, अगर इन दोनों की जगह पे आर और वी खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये दोनों, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसमें एक एफ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, तो राइट साइड पे सिर्फ एक एफ रह जाएगा।
तो बाकी यही इक्वेशन जो है वो दोबारा लिखने से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा, एफ आर माइनस एफ वी इंटू एन वी माइनस एन आर ओवर एन माइनस वन इंटू एफ। इसमें एन वी क्या है? एन वी बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर वायलेट कलर, एन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर रेड कलर, और सिंपल एन है तो इसको कहते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वेक्स लेंस -1। तो बेटा इसमें इसके अंदर आप लोग जो है इस रिलेशन में बेटा ये जो हमारे पास एन वी माइनस एन आर ओवर एन माइनस वन है बेटा, इसको हम लोग एक टर्म लिख देते हैं, उसको ओमेगा के इक्वल कर देते हैं इसको। और ओमेगा क्या होती है? यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर है। क्या होती है ये? डिस्पर्सिव पावर है किसकी? लेंस की। ओमेगा से नोट करते हैं इसको। और डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो अगर हम एन वी माइनस एन आर ओवर एन माइनस वन को ओमेगा लिख दें तो हमारे पास यही एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू ओमेगा एफ आ जाएगा। तो एफ आर माइनस एफ वी क्या होता है? ये होता है एल सी ए यानी लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन, और ये बराबर होगा किसके? ओमेगा एफ के। ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर है, और एफ क्या है? इज द मीन फोकल लेंथ। बेटा दुनिया में कोई ऐसा लेंस नहीं है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ज़ीरो हो कभी भी, इसलिए हर लेंस की फोकल लेंथ होती है, इसलिए फोकल लेंथ कभी भी किसी लेंस की ज़ीरो नहीं हो सकती। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर किसी भी लेंस की ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी ऐसा लेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए एल सी ए ज़ीरो हो। एल सी ए किसी भी लेंस के लिए ज़ीरो नहीं होगा, यानी हर जो लेंस है उसके अंदर क्रोमैटिक एबरेशन होगी ही होगी, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन होनी ही होनी है, क्योंकि ना एफ कभी ज़ीरो होना है ना ओमेगा कभी ज़ीरो होना है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन हर लेंस में होगी। हाँ, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, लेकिन होगी हर एक में। कम किस में होगी, ज़्यादा किस में होगी? यहाँ पे आप रिलेशन देखें गौर से बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डायरेक्टली है। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या हो? स्मॉल होगी, उसमें कम क्रोमैटिक एबरेशन होगी, जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी उसके अंदर ज़्यादा लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन होगी, और क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। बेटा ये है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन, उसको हम लोग मेजर करते हैं। दोनों जो हमारे पास रेड और जो वायलेट कलर के जो फोकस पॉइंट उनका डिफरेंस लेके हम लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबरेशन को मेजर करते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं ट्रांसवर्स, जिसको लेटरल भी कहते हैं, लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन की। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ से नोट करेंगे। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाना है, देखना है, तो वो किस तरफ बनना है? लेंस की राइट साइड पे बनना है। तो यहाँ से दो लाइट रेस पास करवा रहे हैं, वाइट लाइट ही आ रही है। एक बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, और एक जो है वो लेंस के सेंटर से पास कर रही है। और आपको पता है जो लाइट रेस लेंस के सेंटर से पास करती है वो बेंड नहीं होती, इसलिए वो वाइट लाइट है तो वाइट लाइट ही सीधा चली जाएगी। लेकिन वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसने जब लेंस के थ्रू पास करना है तो बेटा उस लाइट ने डिफरेंट कलर्स में बेंड होना है। रेड में बेंड होगी, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इस तरह सारे कलर्स में बेंड होगी। जैसे ये वायलेट कलर है और ये रेड कलर है, तो बेटा जहाँ पे वायलेट कलर जो है वो सेंट्रल लाइन को जो लेंस के सेंटर से आ रही है वहाँ कट कर रही है, तो वहाँ पे बेटा जो इमेज बनेगा वो वायलेट कलर का इमेज बनेगा। और इसी तरह जो रेड कलर है, वहाँ जो रेड कलर की जो लाइट रे है वो जब सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगी, कट करेगी, तो वहाँ पे रेड कलर का इमेज बनेगा। ये देखें यहाँ पे बाकी जो जितने भी दूसरे कलर्स के जो इमेज होंगे वो इन बिटवीन दीज टू इमेजेस आएंगे। अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट है। रेड कलर के लिए जो इमेज बना है उसको वो हाईली मैग्नीफाइड है, और वायलेट कलर का जो इमेज है उसकी मैग्निफिकेशन स्मॉल है। इसी तरह डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनसे जो इमेज बनता है उसकी मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट मैग्निफिकेशन होती है। बाकी जितने भी कलर्स होंगे वो उनके जो इमेज होंगे वो इनके इन बिटवीन बन रहे होंगे। तो अब सबसे छोटा जो इमेज है वो वायलेट कलर का होगा, सबसे बड़ा इमेज जो है वो रेड कलर का होगा। तो इन दोनों इमेज के जो साइज़ का जो डिफरेंस है, इमेज के जो साइज़ का डिफरेंस है, लेट्स से ये इसका साइज़ है HV से नोट करेंगे, और जो रेड कलर का जो इमेज है उसके साइज़ को हम लोग HR से नोट करेंगे।
तो बेटा इन दोनों वायलेट और रेड कलर के जो इमेजेस का जो साइज़ है, उनके साइज़ के दरमियान जो डिफरेंस होगा, उनके साइज़ के दरमियान जो डिफरेंस होगा, वो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रोमैटिक एबिरेशन। उसको बोलते हैं TCA, T फॉर ट्रांसवर्स, C फॉर क्रोमैटिक, A फॉर एबिरेशन। और ये किसके बराबर होता है? ये HR माइनस HV के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग ट्रांसवर्स क्रोमैटिक एबिरेशन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम लोग रेड और जो वायलेट कलर के जो इमेजेस हैं उनके जो साइज़ की जो है वो और जो साइज़ के डिफरेंस लेते हैं। और ये बेटा वर्टिकल डिस्टेंस है। ट्रांसवर्स क्रोमैटिक एबिरेशन जो है वो बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। लेकिन जब हमने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबिरेशन, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, इसमें बेटा वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो है क्रोमैटिक एबिरेशन के दोनों हमने केस पढ़ लिए हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, और हमने जो है क्रोमैटिक एबिरेशन की जो है वो इस लेक्चर के अंदर बात कर ली है। तो बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि बेटा आप लोगों को जो है वो क्रोमैटिक एबिरेशन की समझ आ गई होगी। मैं एंड पे एक बात ज़रूर करूं कि जब लेंस के अंदर क्रोमैटिक एबिरेशन होगी तो उससे जो इमेज बनेगा उसमें दो तरह के डिफेक्ट होंगे। नंबर 1 वो ब्लर भी होगा, नंबर 2 उसके जो एजेस होंगे वो कलर नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ क्रोमैटिक एबिरेशन। थैंक यू जी।